नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK स्पोर्ट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए रिवीजन क्वेश्चन को कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए साइंस के PYQ प्रश्न को दोस्तों करने वाले हैं। साथ ही टेक्नीशियन का जो एग्जाम है यह 19 दिसंबर से 29 दिसंबर तक होगा। अगर आपका भी एग्जाम है तो इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखा कीजिए। इस रिवीजन क्लास का खासियत बात रहता है, हम कम समय में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवाते हैं जो कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछा गया प्रश्न साथ ही एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। जैसा कि आपको पता भी होगा, रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम में साइंस का वेटेज बहुत ही अधिक है। तो दोस्तों, इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखिए। अगर देख लेते हैं तो कम समय में बहुत सारे प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। इससे पहले जितने भी दोस्तों रिवीजन क्लास के वीडियो हुए हैं उसको नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो उपलब्ध है जिसका नाम है प्लेलिस्ट का साथी RRB टेक्नीशियन एग्जाम करके है। ग्रेड 1 हो दोस्तों या ग्रेड 3 हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथी, आज के इस साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। आज का देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में कहता है डैश होता है। इस चार ऑप्शन में से सही उत्तर का अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं, यही दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अलैंगिक प्रजनन या जनन का बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं इसमें एक जीव दोस्तों भाग लेता है, और लैंगिक प्रजनन का बात करते हैं तो इसमें दो जीव भाग लेता है, एक नर और एक मादा आप बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है अपवर्तनांक जिसको म्यू बोला गया है, हवा में प्रकाश की चाल जिसको सी बोला गया है, और माध्यम में प्रकाश की चाल जिसको भी बोला गया है, कहता है के मध्य सही संबंध क्या है। तो दोस्तों, इसके मध्य जो सही संबंध आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन डी बोल सकते हैं, म्यू बराबर सी बाय भी बोल सकते हैं। यही क्या है, सही संबंध है। दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप बोल सकते हैं जो अपवर्तनांक मात्रकहीन होता है, इसका कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है अपवर्तनांक का। प्रकाश की चाल दोस्तों आप बोल सकते हैं हवा या निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ये सब बात याद रखिएगा दोस्तों। इससे पहले वाले जो भी क्वेश्चन थे सभी का हम रिवीजन करवा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद वाले प्रश्न का रिवीजन आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं। पता है, जल में डूबे हुए कुछ कांचों को देखने पर उनका आकार वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल एक डैश के रूप में कार्य करता है। जल दोस्तों किसके रूप में कार्य करता है, उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करते हैं साथी आंख का, तो मानव का आंख जो होता है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। समतल दर्पण का प्रयोग बोल सकते हैं जो चेहरा देखने में और खिलौना बनाने में किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न रिवीजन का। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कहता है इस चार ऑप्शन में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों। ऑप्शन बी जो है गलत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। यही क्या है, आप गलत बोल सकते हैं। नींबू में सैट्रिक अम्ल पाया जाता है, खट्टे फलों में दोस्तों सैट्रिक अम्ल पाया जाता है। रेलवे के परीक्षा में साथ ही कई बार प्रश्न पूछा गया है नींबू के रस का pH मान, तो 2.2 दिया रहता है विकल्प में, या कभी कभी 2.4 दिया रहता है। तो आप ऑप्शन देके लॉक कीजिएगा आंसर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है एक लेंस के दो फोकसों को मिलाने वाली रेखा को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, तो इसको बोला जाता है मुख्य अक्ष बोला जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। फोकस दूरी को साथ ही छोटी एफ से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या को आर बोला जाता है, आप बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए किसी गोलीय दर्पण की
फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी बोलिएगा F बराबर R/2 होता। अगर दोस्तों पूछ लिया जाए किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है, तो R बराबर 2F होता है, तब आप दोगुनी बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्मिक तत्व होते हैं कहलाते हैं। यह क्या कहलाते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा अनऑक्सी अम्ल कहलाता है, या हाइड्रा ऑक्सी अम्ल बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सी अम्ल बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन, कहता है अंडा अंडाशय से गर्भाशय यानी कोट में किसके माध्यम से लाया जाता है। यह किसके माध्यम से लाया जाता है, डिंब वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है। गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या नाम दिया गया है, नर युग्मक बोल सकते हैं, नाम दिया गया है। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर आप लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग लॉक कीजिए अगर पता है तो। प्रश्न कहता है उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को डैश पर रखा जाता है। वस्तु को दोस्तों रखा जाता है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और एफ के बीच, यानी फोकस के बीच बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता के कारण डैश होता है। इसके कारण दोस्तों क्या होता है पता है आपको, इसके कारण बोल सकते हैं मायोपिया। दोस्तों मायोपिया जो है यह आप बोल सकते हैं जो निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम होता है, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में साथी रोगी को क्या होता है, तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है। और दोस्तों बोल सकते हैं आप दीर्घ दृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, इसमें उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है इसको दूर करने के लिए। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है और नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है वर्णक्रम के दो रंगों में कौन सा रंग दूरतम सीमा बनाता है। दोस्तों इस चार ऑप्शन में से सही उत्तर का बात करते हैं तो बैगनी और लाल बना जाता है सही उत्तर। बैगनी का विचलन होता है सबसे अधिक और तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम। लाल का दोस्तों बोल सकते हैं जो विचलन होता है सबसे कम, तरंगदैर्घ्य होता है सबसे अधिक। और लाल प्रकाश को इसीलिए दूरस्थ से भी देखा जा सकता है। तो रेलवे सिग्नल में जो प्रयोग किया जाता है लाल प्रकाश का, और खतरा का जो संकेत होता है लाल होता है, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है। दोस्तों इनमें से कोशिका विभाजन से संबंधित पूछा जा रहा आपसे, साइटोकाइनिन बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जिब्रेलिन दोस्तों ऑक्सीजन का बात करते हैं, इसी को ऑक्सीन कहा जाता है, या साइटोकाइनिन का बात करते हैं, या एब्सिसिक एसिड का बात करते हैं, तो ये सभी हो जाते हैं आपको पादप हार्मोन। याद रखिएगा क्या हो जाते हैं, पादप हार्मोन हो जाते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मादाओं में अंडाणु कथा उत्पादन की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। इसको दोस्तों क्या नाम दिया गया है, अंडजनन बोला जाता है। पहला ऑप्शन सही है, अंडजनन इसको क्या किया जाता है तो बोला जाता है। प्रश्न का था महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा रजोदर्शन। ऑप्शन सी सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा रिवीजन का नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी अवधि के दौरान कथा मृत पौधों के डैश में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। इनमें से क्या दोस्तों कहलाता है, तो कोयला कहलाता है। और आप बोल सकते हैं साथी कोयला के चार प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें से सबसे अधिकतम किस्म का कोयला एंथ्रासाइट होता है, जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा लगभग में 90% होती है। सबसे घटिया किस्म का कोयला अगर आपसे पूछा जाए तो आप पीट बोलिएगा। और दोस्तों मुलायम कोयला के नाम से किसको जाना जाता है, बिटुमिनस को। भूरा कोयला के नाम से किसको जाना जाता है, लिग्नाइट को। भारत में सबसे अधिक मात्रा में बिटुमिनस नामक कोयला मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है
कार्बन के किस अपरूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? कोक का, कोयला का, हीरा का और ग्रेफाइट दिया गया। तो दोस्तों ग्रेफाइट का किया जाता है। ग्रेफाइट जो होता है आप बोल सकते हैं और हीरा, ये दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं। ग्रेफाइट होता है अधातु, लेकिन यह विद्युत का दोस्तों क्या होता है? सुचालक होता है। और बोल सकते हैं इसे काला शीशा के नाम से जाना जाता है। और पेंसिल के निब बनाने में दोस्तों ग्रेफाइट का क्या किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है। सबसे कठोरतम पदार्थ अगर आपसे पूछा जाए ना, कठोरतम पदार्थ, तो बोलिएगा हीरा को कहा जाता है। हीरा जो चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। हीरा का अपवर्तक 2.42 होता है। दोस्तों हीरा का प्रसंकरण पूछा जाए तो sp3, ग्रेफाइट का प्रसंकरण पूछा जाए तो sp2 आप बोल सकते हैं। दोस्तों बहुत ही कम समय आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम को बचे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा देखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए और कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का आप रिवीजन कीजिए। साथ ही जब एग्जाम नज़दीक रहता है तो रिवीजन ही सबसे बेस्ट माना जाता है, आप बोल सकते हैं अच्छे माने जाते हैं। प्रश्न कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? यह किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है ध्रुव के नाम से। तो बोल सकते हैं दर्पण के दोस्तों मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है और ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है। दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? तो ध्रुव से मापी जाती है। लेंस में मेरे भाई सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? प्रकाशीय केंद्र से। प्रकाशीय केंद्र को ओ से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत और कथा सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? कथा इस चार ऑप्शन में से कौन सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? दोस्तों सौर ऊर्जा प्रणाली से जो संबंधित है प्रकाश वोल्टीय प्रभाव, पहला ऑप्शन इसके लिए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था यदि कार्बन C4 बनाएगा तो कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः डैश और डैश होगी। इलेक्ट्रॉन दोस्तों और प्रोटॉन की संख्या इसमें पूछा जा रहा है आपसे, जो क्या होगा? तो इस चार ऑप्शन में से दोस्तों हम सही ऑप्शन को अगर चुने तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 बोल सकते हैं और प्रोटॉनों की संख्या कितना बोल सकते हैं आप? 6 बोल सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न का था ट्रेक्विलाइजर सामान्यतः किस बीमारी या विकार के लिए दिया जाता है? यह दोस्तों किसके लिए दिया जाता है? ऑप्शन दिया गया कैंसर, मधुमेह, कथा घबराहट और दस्त दिया गया ऑप्शन में। आप सही उत्तर बोल सकते हैं ऑप्शन सी, घबराहट के लिए दिया जाता है। कैंसर दिवस दोस्तों 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। कोशिका के अनियंत्रित विभाजन से कैंसर नामक बीमारी होता है और कैंसर का अध्ययन जो कहलाता है ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर के उपचार में किस किरण का प्रयोग किया जाता है? कई बार प्रश्न पूछा गया तो आप बोल सकते हैं गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मधुमेह नामक जो बीमारी होता है यह इंसुलिन की कमी के कारण होता है, इसी को डायबिटीज कहा जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। इसको भी आप क्या कीजिएगा तो याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? दोस्तों जीवाणु से होने वाला रोग इस चार ऑप्शन में से कौन है? डिप्थीरिया बोल सकते हैं, यह जीवाणु से होने वाला क्या है? और रोग है। जैसे दोस्तों क्षय रोग का बात करते हैं जिसको टीबी बोला जाता है, तो यह भी जीवाणु से होने वाला रोग है, आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई दिया गया। दोस्तों त्वचा का बात और आंख का बात आपसे जब ये रहेगा ना, आप विटामिन ए को आंख मूंद के लॉक कर दीजिएगा। और विटामिन ए ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ए जो दोस्तों भंडारित रहता है यानी संचित करके रखा जाता है, कहाँ? तो यकृत में आप बोल सकते हैं। विटामिन ए की कमी कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है यानी बीमारी हो जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो रेटिनॉल आप बोल सकते हैं। इसका प्रमुख स्रोत भी पूछा जाता है मेरे दोस्त, तो आप गाजर बोलिएगा। विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है और बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन B2 को दोस्तों राइबोफ्लोविन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B3 का बात करते हैं तो बोल सकते हैं नियासिन के नाम से जाना जाता है। और विटामिन B3 का अगर साथ ही हम बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं इसी के कारण पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है, इसके कमी के कारण। अगर दोस्तों हम विटामिन डी का बात करते हैं तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल
और विटामिन डी एक प्रकार का हार्मोन है और इसे दोस्तों बोल सकते हैं सूर्य के प्रकाश से प्राप्त किया जाता है और बोल सकते हैं मछली के यकृत तेल से भी प्राप्त किया जा सकता है। रिकेट्स नामक बीमारी इसकी कमी से हो जाता है। रिकेट्स नामक बीमारी अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। ऑस्टिमलेशिया नामक बीमारी दोस्तों विटामिन डी की कमी से होता है, यह अधिकतर वयस्कों में देखने को मिलता है। साथ ही विटामिन ई का अगर बात करते हैं तो इसे सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है और इसकी कमी के कारण महिला में दोस्तों बांझपन होता है बोल सकते हैं, देखने को मिलता है। और पुरुष में साथ ही आप बोल सकते हैं जो जनन क्षमता में कमी बोल सकते हैं आप। और साथ ही आप इतने बात याद रखिएगा, विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है, बाद बाकी सभी विटामिन आपको वसा में घुलनशील होते हैं। प्रश्न कहता है प्रिज्म से प्रकाश के गुजरने पर कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। दोस्तों सबसे कम विचलित अगर आपसे पूछ लिया जाए ना तो लाल रंग बोलिएगा, क्योंकि इसका विचलन क्या होता है, इसका विचलन मेरे दोस्त सबसे कम होता है। तो ऑप्शन होना चाहिए आपको सी, याद रखिएगा क्या होना चाहिए, लाल रंग सही उत्तर हो जाएगा। कहता अपने 7 घटक रंगों में प्रकाश के विक्षेपण की घटना की खोज डैश ने 1666 में की थी। किसके द्वारा किया गया था इसका खोज, आइजक न्यूटन साहब के द्वारा इसका खोज किया गया था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है पीले बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधे का संकरण हरे बीजों वाले कहता तद्रुप प्रजनन वाले बौने मटर के पौधे के साथ कराया जाता है। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। दोस्तों इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जो लंबापन बोनेपन पर प्रभावी या भावी था। ऑप्शन बी जो है इसके लिए क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा एलिमेंट एक कार्बन परमाणु के साथ दोहरा बंध यानी डबल बॉन्ड और एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड दोनों बना सकता है। दोस्तों इसका सही जवाब बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं यानी ऑक्सीजन, इसके लिए सही उत्तर इस 4 ऑप्शन में से होना चाहिए। प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा आबंध हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच बनता है। दोस्तों हाइड्रोकार्बन किसको कहा जाता है, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप मीथेन बोलिएगा, जिसको CH4 के नाम से जाना जाता है और इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो मार्स गैस भी इसी को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा सहसंयोजी आबंध। ऑप्शन बी सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का था इनमें से किस यौगिक में आयन नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों इनमें से कौन यौगिक में कहता है जो आयन नहीं पाया जाता है। सही उत्तर इसके लिए क्या हो जाएगा, CH4 बोल सकते हैं, मीथेन, जिसको मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। कार्बन श्रृंखला गुण कहता श्रृंखलन गुण डैश के कारण प्रदर्शित करता है। कार्बन जो है यह श्रृंखलन गुण किसके कारण दोस्तों प्रदर्शित करता है, सही उत्तर हो जाएगा इसका छोटा आकार और कार्बन कार्बन बॉन्ड की अधिक शक्ति। ऑप्शन सी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कार्बन का इनमें से कौन सा गुण कार्बन यौगिकों की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों इनमें से कौन उत्तरदायी है, श्रृंखलन गुण और चतुसंयोजकता। ऑप्शन डी जो है इसके लिए क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पौधे एकलिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। कौन पौधा दोस्तों एकलिंगी पुष्प को उत्पन्न करता है, तो तरबूज और पपीता बोल सकते हैं। कई बार साथी प्रश्न पूछा गया लेकिन ऑप्शन में सिर्फ पपीता रहता है, याद रखिएगा पपीता याद रख सकते हैं। और दोस्तों एक प्रश्न याद रखिएगा, पका हुआ जो पपीता होता है उसमें सभी विटामिन क्या होता है, मौजूद रहता है। प्रश्न कहता पादपों में निषेचन के बाद बीजांड डैश में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड किस में परिवर्तित हो जाता है, तो बीज में दोस्तों परिवर्तित हो जाता है। बीजांड का अगर हम बात करते हैं तो इंद्रधनुष एक प्राकृतिक घटना है जो दर्शाती है, इसको दर्शाने का जो काम करता है परकिरणन बोल सकते हैं। इंद्रधनुष में साथ ही 7 रंग होता है
और यह प्राकृतिक वर्णपट है। यह बोल सकते हैं वर्षा के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देने वाला वर्णपट है इंद्रधनुष। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर का अगर हम बात करते हैं अवतल दर्पण, और बोल सकते हैं हेडलाइट में, मोटर गाड़ी के अगर पूछा जाए जो हेड लाइट में कौन दर्पण का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्त, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर गाड़ी के साइड मिरर में अगर पूछ लिया जाए तो आप बोल सकते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अतः निम्नलिखित में से कौन सा लेंस सूत्र का प्रतिनिधित्व करता है? दोस्तों लेंस सूत्र पूछा गया है आपसे इसे 4 ऑप्शन में से, सही उत्तर क्या बोलिएगा? ऑप्शन बी 1/v - 1/u बराबर 1/f। यही दोस्तों क्या है? लेंस का सूत्र। इसी को दोस्तों उल्टा के लिख देता है कभी कभी एग्जाम में, जो 1/f बराबर दिया रहेगा आपको 1/v - 1/u, फिर भी यही लॉक कीजिएगा। यहीं पर दोस्तों अगर आपसे दर्पण का सूत्र पूछ देता, सिर्फ ऐसे रहने दीजिए, जहां पर माइनस है वहां पर प्लस लगा दीजिए तो आपको दर्पण का सूत्र हो जाता, आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर प्लस रहता सिर्फ दोस्तों तो दर्पण का सूत्र हो जाता, और माइनस रहेगा तो आप लेंस का सूत्र याद रखिएगा। कहता कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? यह विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? ऑप्शन बी सही है, क्योंकि वे कई आयन नहीं बनाते। ऑप्शन बी इसके लिए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। कहता निम्न में से किस यौगिक में 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं? दोस्तों सही जवाब इसका क्या होना चाहिए? एथेन होना चाहिए। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, एथेन होना चाहिए। कहता है उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद 2f2 से परे एक आवर्धित वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? वस्तु को जो रखना चाहिए कहाँ रखना चाहिए? f1 और 2f1 के बीच रखना चाहिए। विकल्प ए इसके लिए सही जवाब है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई कहता प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद डैश निकालेगी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसके लिए। प्रश्न का था हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकेगी? दोस्तों यह किस प्रकार झुकेगी? अभिलंब की ओर झुकेगी। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। कथा पुष्पी पादपों में प्रजनन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों गलत कथन को आपको इनमें से क्या करना चुनना है, तो बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन हो सकता है, यही दोस्तों क्या है? गलत ऑप्शन सी हो जाएगा। अतः शुद्ध कार्बन को डैश के अधीन करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। सही उत्तर का अगर बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन बी है, बहुत उच्च दबाव और उच्च तापमान। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी जीवित जीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों का आधार बनाता है? दोस्तों इसका सही जवाब कार्बन हो जाएगा। याद रखिए कार्बन का संयोजकता अगर आपसे पूछा जाए तो आप 4 बोलिएगा। कार्बन का क्या होता है? संयोजकता होता है। एक कार्बन क्रेडिट में डैश होता है। दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी के साथ सही जवाब है इसके लिए। कहता एंटोमोफिली परागण किसकी मदद से होता है? दोस्तों यह किसके मदद से होता है? सही उत्तर की तरफ अगर हम दोस्तों बढ़े तो कीड़े। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, कीट के द्वारा आप बोल सकते हैं। कहता है बीज का कौन सा भाग अंकुरण की जड़ बनाता है? बीज का दोस्तों कौन सा भाग पूछा जा रहा है? सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? रेडिकिल। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पादप समूह में अंडाशय के अंदर बीज विकसित होते हैं जो बाद में पता पकड़ फल बन जाते हैं? इसका सही जवाब दोस्तों एंजियोस्पर्म होगा। ऑप्शन ए के साथ जो दोस्त लोग लॉक किए हैं सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम थैलोफाइटा का बात करते हैं ना, तो यह पादप समूह का सबसे बड़ा जगत होता है थैलोफाइटा। और जंतु जगत का दोस्तों बोल सकते हैं आर्थ्रोपोडा। और जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह मोलस्का। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह पूछा जाए ना मेरे दोस्त तो थैलोफाइटा आप लॉक कीजिएगा। कहता निम्नलिखित में से कौन सा बहु बीजी फल नहीं है?
इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर का बात करते तो लीची हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा लीची। जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिकिरण क्यों होता है? तो दोस्तों उसका जो परिकिरण होता है ना, श्वेत प्रकाश के 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं, यही इसका कारण है। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अब तक कहता है ज्ञात कठोरतम पदार्थ है? तो दोस्तों हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है, अभी तक आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता कार्बन यौगिकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कार्बन यौगिक के लिए दोस्तों कथन जो सही है, दोनों ही विद्युत के कुचालक है और उनके अणुओं के बीच परबल आकर्षण बल नहीं है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों उसका जो नाम दिया गया है ना, सही उत्तर हो जाएगा लेंस। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। कहता अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद डैश निकलेगी। दोस्तों इसका सही उत्तर का अगर हम बात करते हैं तो बिना किसी विचलन के। ऑप्शन ए जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है? इन पौधों की जड़ें रेशेदार होती है। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर आप बोल सकते हैं। कहता निम्न में से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? सही जवाब हो जाएगा विभज्योतक। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर हो जाएगा विभज्योतक। और जैलम दोस्तों मृत कोशिका होता है, यह पेड़ पौधा में जल और खनिज लवण का वहन करता है। फलोएम दोस्तों भोजन का जीवित कोशिका होता है फलोएम। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन है? फूल के दोस्तों प्रजनन का जो भाग होता है उसको पुंकेसर या बोला जाता है पुमंग बोला जाता है, बोल सकते हैं। और फूल के अगर जयांग दोस्तों जिसको मादा वाला भाग को पूछा जाए तो फूल के मादा प्रजनन वाला भाग को जयांग या स्त्री केसर के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। डैश कार्बन का एक अपरूप नहीं है, इनमें से कार्बन का कौन अपरूप नहीं है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह कार्बन का एक अपरूप नहीं है। फ्लूरेलिन और बोल सकते हैं हीरा ग्रेफाइट है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ दोस्तों क्या हो जाता है? हीरा हो जाता है। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है? तो कोक का उपयोग इसमें क्या किया जाता है? कोक का, याद रखिएगा। अवतल दर्पण के पीछे आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? दोस्तों वस्तु को जो रखना चाहिए ना, ध्रुव और फोकस के बीच यानी पी व एफ के बीच रखना चाहिए। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है? दोस्तों इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं कार्बन हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क? दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क इस 4 ऑप्शन में से कौन है? बॉक्साइट आप बोल सकते हैं। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट, याद रखिएगा। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट ये सब दोस्तों लोहा का अयस्क है। कहता है कशेरुकी यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा किया जाने वाला महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसके द्वारा किया जाने वाला महत्वपूर्ण कार्य औषधियों और विषों का निराविषीकरण। ऑप्शन डी सही उत्तर आप बोल सकते हैं हो जाएगा। पत्थर के कोयले यानी कोक का महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? इसका महत्वपूर्ण उपयोग का बात करते हैं तो धातुओं के निष्कर्षण में अपचयन अभिकर्मक के रूप में। विकल्प बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। जस्ता के विद्युत अपघटनी शोधन के दौरान यह डैश होता है। दोस्तों यह क्या होता है? कैथोड पर जमा हो जाता है। किस पर? कैथोड पर बोल सकते हैं जमा हो जाता है। धातु अयस्कों के अपचयन की थर्माइट प्रक्रिया में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इसमें जो उपयोग किया जाता है दोस्तों कौन पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सही जवाब बोल सकते हैं एल्युमिनियम का। किसका?
एल्यूमिनियम का, जिसका प्रतीक Al परमाणु क्रमांक 13 होता है और बॉक्साइट इसके बहुत ही महत्वपूर्ण अयस्क माने जाते हैं। स्लेडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस जीव पर लागू नहीं होता है? यह प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह किस पर लागू नहीं होता है? तो यह बोल सकते हैं विषाणु पर दोस्तों, जिसको वायरस कहा जाता है, यह विषाणु पर लागू नहीं होता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और कोशिका भित्ति काइटिन का इसका क्या होता है? बना होता है। निम्न में से किस समूह के सभी यौगिक समान सजातीय श्रेणी से संबंधित है? दोस्तों सही उत्तर का बात करते हैं तो C3H8 बोल सकते हैं, C4H10 बोल सकते हैं, C5H12 बोल सकते हैं। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर इसके लिए हो जाएगा। प्रश्न का था कीटोन सजातीय श्रृंखला के क्रमशः पहले और दूसरे सदस्य हैं। इसके पहले और दूसरे सदस्य का बात करते हैं तो प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन, ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर आप लॉक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों और लेंसों के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को क्या कहा जाता है? इसको नाम दिया गया है मुख अक्ष। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों लेंस की चौड़ाई को लेंस का द्वारक कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक जितना चौड़ाई है यह आपको लेंस का क्या हो गया? द्वारक हो गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी साइंस के रेलवे के सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे करवाए टेक्नीशियन एग्जाम के लिए। अगर साथ ही इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस रिवीजन क्लास के अंतर्गत कितने प्रश्न का सही से उत्तर आप लोग को पहले से पता था। इससे दोस्तों क्या होगा तो आपके तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। अगर साथ ही टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से दोस्तों आपके एग्जाम में जरूर ही मदद मिलेगी। तो आप लोग दोस्तों अपने रिवीजन करते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।